नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। एक बार फिर से हमारे साथ चर्चा में बनी हैं पुष्पा मैडम जी, और जिनसे हम इतिहास को लेकर, खासकर जो राजपूत का इतिहास है, हमारे राणा समाज का इतिहास है, उनको लेकर लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। और कई सारी चीज़ें जो एक मंथन जो चलता है, कई सारी उद्गार जो निकल कर आते हैं, वो आप लोगों तक पहुँच रहे हैं। मैडम, स्वागत है आपका एक बार फिर से आर न्यूज़ में। थैंक यू रुस्तम जी। मुझे बार बार मौका देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैम, मेरा एक सवाल है, खासकर जो हमारी वीडियोस आ रही हैं जी। उनमें, खासकर जो हमारे दर्शक हैं या युवक हैं जो राणा हमें समाज देखते हैं, राणा समाज के, तो उनमें एक तरह से एक वो जो उनके भ्रम। मन में भ्रम की स्थिति है, खासकर कि भाई क्या इस तरह की जो कंटेंट आ रहा है वो हमारे एक तरह से जो हितों हमारा को। आरक्षण है हम्म। उसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत ही कहना चाहिए समसामयिक जो प्रश्न है वो आपने रखा है। लोगों ने इसकी समीक्षा की है और लोगों ने इसको जाना है, पढ़ा है, गहराई से सोचा है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और बहुत अच्छी बात है कि ये जागरूकता लोगों में आई कि मेरा हित क्या है, मेरा अहित क्या है। तो जहाँ तक हित की बात है, समझिए, मैं भी कुछ जो फीडबैक मुझे मिल रहा है वो ये है कि कुछ लोगों के मन में ये भ्रम है कि इस तरीके से अगर हम अपने को जनरल कास्ट साबित करेंगे कि राणा, राजपूत, ठाकुर, तो हमें जो आरक्षण गवर्नमेंट ने थारू जनजाति के अंतर्गत दिया है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। और अगर मैं कहूँ तो ये जो असमंजस की स्थिति है वो हमारे नेतृत्व को भी है। शायद इसका जो मूल कारण है वो ये है कि इतिहास का अध्ययन ना करना, अपने अस्मिता के बारे में, लोगों को पहचान के बारे में सदियां गुजर जाने के बाद में वो बिल्कुल मनोमस्तिष्क से, कि मैं कह सकती हूँ कि 90% चीज़ें हट गई हैं। तो उन्हीं चीज़ को लाने के लिए हम बहुत प्रयासरत हैं। आप देखिए ना कि चाहे वो हमारे जो भी नेतृत्व हों, मैं नाम लेके नहीं कहूँगी, वो अपने नाम के आगे राणा लगाते हैं। आप लोग भी, सारे लोग अपने नाम के आगे राणा लगाते हैं। बहुत सारे जो हमारे जनरल कास्ट से लोग होंगे वो ये कहेंगे कि भाई आज तुम लोग नकल करते हो और जस्ट ऐसे ही अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए राणा कहा। बिल्कुल गलत, एकदम तथ्यहीन। क्योंकि ये चीज़ मौखिक रूप से हमारे चली आ रही थी और प्रमाणिक रूप से भी रिकॉर्डों में भी ये दर्ज है। आज से 60 साल पहले के रिकॉर्ड में भी ये दर्ज है कि राजपूत राणा रिकॉर्डों में हम दिखा चुके हैं, वो दर्ज है। अभी भू अभिलेखों में भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो तथ्यहीन नहीं हैं। जब वो राणा लगाते हैं तो उनको एक बार अंतर्मन में विचार करना चाहिए कि आखिर वो क्यों लगाते हैं, क्या कारण है इनके पीछे। अपने मूल जड़ों को वो खोद करके बताएं, कुरेद करके बताएं कि इस सब का कारण क्या है। तो अपने आप सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, ये बहुत ही जो मुद्दा है, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। रुस्तम जी देखो, जब आदमी आरक्षण किसको मिलता है, आप बताएं। आप बताएं, मैं बताऊंगी आरक्षण की ज़रूरत किसको होती है, बताएं। आरक्षण की व्यवस्था है, खासकर जो एक संविधान के रूप में हमें दी गई है, हमें भी किसी को भी दी गई है। वो एक तरह से सामाजिक रूप से जो है और आर्थिक रूप से जो है पिछड़ जाने के कारण जो है एक व्यवस्था बनाई गई है, उसके तहत दिया जाता है आरक्षण। जी। तो गवर्नमेंट के जो पदाधिकारी थे उन्होंने बहुत अध्ययन किया होगा। निश्चित रूप से गवर्नमेंट को हम यूं ही हल्के में नहीं ले सकते हैं कि इन्होंने हमारे लिए ये क्या किया, वो क्या किया। लेकिन कहीं ना कहीं जब थोड़ी बहुत खामियां रह जाती हैं, उसमें हमारा दायित्व बनता है कि हम उस तरफ ध्यान दिलाएं। हमारा समाज, जैसे मैंने आपको बताया था कि मायरा की गुफाओं में महाराणा प्रताप जी ने जीवन यापन किया, उससे पहले राणा उदय सिंह जी ने अपने राज परिवार को गोविंदा की पहाड़ियों में शिफ्ट किया, और लगातार संघर्ष तो हजारों साल तक चलता रहा। कौन इनकार कर रहा है इस चीज़ से। तो ये भी सारे लोग बार बार बोल रहे हैं कि कुछ राज परिवार के लोग आए थे, कुछ लोग बोलते हैं कि रानी आई थी, कुछ कहते हैं राणा योद्धा आए थे। अरे भाई, जो राणा आए थे वो योद्धा तो अपने आप थे।
तो योद्धा सैनिक आए थे। इसमें तो जब स्त्रियां बच्चे नौनिहालों की सुरक्षा के लिए सुदूर प्रदेश में रणनीति के तहत भेजा जाएगा, तो क्या वो ऐसे ही नौकर चाकरों के साथ आएंगी? जैसा कि लोग एक भ्रामक जो कंसेप्ट बना रहे हैं, जो परसेप्शन लोगों के सामने सर्व कर रहे हैं, तथाकथित लेखकों ने भी ऐसा कुछ कहा है। मैं उनको बिल्कुल इस बात का जवाब देना चाहती हूँ कि पुनः पुनरीक्षण करें और फिर से उस तह में जाकर के अध्ययन करें कि वो जो शिफ्टिंग हुई थी महाराणा उदय सिंह के समय से वो महाराणा प्रताप जी के समय भी, क्योंकि उस समय तक जो जौहर प्रथा ख़त्म सी हो गई थी 1968 के बाद में, जब जयमाल पत्ता जी उनके रानियों के अगुवाई में जब ये जौहर किया गया, उसके बाद ये प्रथा ख़त्म हो गई। ये सोचा गया कि भैया पीढ़ियाँ तो हम अपने आप ख़त्म कर रहे हैं, तो हमारे नौनिहाल ही नहीं बचेंगे, पीढ़ियाँ ही नहीं बचेंगी, अस्तित्व ही नहीं बचेगा, लड़ाई किसके लिए और इस धर्म की रक्षा, इस हिंदुत्व की रक्षा कौन करेगा? तो ये निर्णय लिया गया कि इनको सुरक्षित प्रदेश में भेजा जाए और ऐसा ही कुछ हुआ। जो 12 राणा प्रदेश में हमारे लोग आए, पर यहाँ पर जैसा कि मैं अनुमान लगाती हूँ, जब मैंने अध्ययन किया है, रुस्तम जी मैं यूं ही ततहीन नहीं बोलती हूँ, मैंने राजस्थान का इतिहास खंगाला है, मैंने कर्नल टोड की बुक पढ़ी है, नैन्सी गुणवंती की पुस्तक पढ़ी है, मैंने श्यामल दास जी की वीर विनोद पढ़ी है। आपको कितनी लंबी लाइन बताऊँ कि वहाँ के तथ्यों को खोजा है। तब मैंने तराई भाबर के इतिहास को, कुमाऊँ के इतिहास को, इवन नेपाल के इतिहास को पढ़ा है। इसके बाद मैं इन निर्णय पर पहुँची हूँ कि जब भी आप सामाजिक रूप से आपको सुरक्षा की जब ये होती है तो आदमी अपनी पहचान जरूर छिपाता है। ये बिल्कुल एक मानव सुलभ प्रकृति है और हमारा तो रणनीतिक तौर से निर्णय लिया गया था। आज देखिए ना कि में बच्चे हमारे आ रहे हैं, वो अपनी व्यथा कैसे बता रहे हैं कि 10 किलोमीटर दूर से वो पानी पन्नी में भर के लाते हैं। बताइए उनकी बाकी दिनचर्या कैसी होती होगी, जो सिर्फ पानी के लिए बर्फ़ लेने इकट्ठा करने, बर्फ़ के टुकड़े इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। तो वो दिनचर्या ये जबकि उनको उम्मीद है कि वो और 10 दिन में, महीने भर में आ जाएंगे वापस। इंडिया उनके लिए, हमारा देश पूरा प्रयास कर रहा है कि सारे बच्चों को जो है सुरक्षित निकाला जाए। तब हमारे लिए तो ये स्थिति नहीं थी ना। इस तराई के क्षेत्र में भी मैंने कहा था ना कि टुकड़िया, हुसैन खां टुकड़िया ने आक्रमण किया, रोहेलों ने आक्रमण किया और भी बहुत सारे आक्रमण यहाँ पर हुए। बराबर अकबर से संघर्ष चल रहा था महाराणा जी का और उनकी टुकड़ी यहाँ पर आक्रमण कर रही थी। बट एक मैं आपको कहूँगी कि उस समय ही हमारे जब लोग आए तो ये बहुत निरापद जगह थी। यहाँ पर आप देखिए चारों कोनों में स्वयंभू शिवलिंग, जो किसी ने जिक्र नहीं किया। मैं कह रही हूँ आपके बघौरा में हमारे जो दूसरे लोग उस पे मीट काटते थे, उस अर्घा पे हिंदू कैसे इसको बर्दाश्त करता था? तो हमारे लोगों ने, आज भी वहाँ पर पुजारी, हमारे लोगों ने उसको छुड़ाया, उस हिंदुत्व की रक्षा की। शिवलिंग आप झाड़ी में देख लीजिए, वहाँ पर स्वयं भी शिवलिंग है। जहाँ जहाँ हमारे राणा बसे हुए हैं आप देखिए, चकरपुर बनखंडी बाबा, ये स्वयं भी शिवलिंग है। उल्धन केंद्र में हमारे स्वयं भी शिवलिंग है। तो ये बप्पा रावल की परंपरा थी। भगवान शिव के आशीर्वाद से इस राज परिवार को अस्तित्व रक्षा के लिए जो भी कुछ वरदान मिला, ये उन शिव की रक्षा के लिए। यहाँ पर ये चक्रव्यूह पहले ही रचा जा चुका था। ये जो सुरक्षा कवच था ये पहले मौजूद था और सबसे सुरक्षित जगह को माना गया। आप देखिए ना, बनकोट के राणा कहते हैं कि हम 12 राणाओं में से एक राणा हैं, हमारी 19वीं पीढ़ी चल रही है। तो अब वहाँ पर उनको जो है जनरल कास्ट में बांटा गया है। तो ये जो रिजर्वेशन है, ये जो जनरल है, ये सामान्य है। भाई हम सब हिंदू हैं, हम लोग हिंदू के पुजारी हैं। आप सारे डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए, उसको उन्होंने किसी भी तरीके से बोला हो कि ये थारू हैं, आदिवासी हैं। ठीक है, आदिवासी तो हो गए ना, जब हम जंगलों में रहे, हमारा रहन सहन सामाजिक रूप से कट गया, तो हम भाई वनवासी या जो भी कुछ कहें उस स्तर पे तो पहुंच गए ना। यहाँ पर जो भी हमारी जातियाँ पहले से मौजूद थी, जो जिनको कह सकते हैं मूल निवासी, तो आप हमारे बड़े बूढ़ों से पूछिए कि क्या हम डंगोरा के साथ में रिश्ता करते थे, रोटी खाते थे? क्या हम गढ़ौरा के साथ में रिश्ता करते थे, रोटी खाते थे? जुगिया के साथ में? ये अपनी उपकास्ट थारू, अपनी उपकास्ट जुगिया, डंगोरा, गढ़ौरा, सौसा ये लिखते थे। हम लोगों को क्योंकि भाई वो मेन जाति थी वो थारू थी, तो हमने भी अपने को राणा थारू कहना शुरू किया। ये बात यहाँ पर है, भेद है वहाँ पर भी। मैं भेद का मतलब ये नहीं कह रही कि उनको नीचा दिखा रही हूँ, भेद ये कह रही हूँ कि भाई हमारी एक पहचान, अगर हम ये कहें कि ब्राह्मण क्षत्रिय को नीचा दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कहेगा, वो अपने आप को क्षत्रिय कभी नहीं कहलाएगा। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय कहेगा, वैश्य कभी नहीं कहलाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं रुस्तम जी, लोगों के मन में जो भ्रामक प्रचार हो रहा है या गलतफहमी हो रही है, मैं इसका निराकरण करना चाहूँगी।
अब देखिए जौनपुर में पूरा इलाका इसी वजह से वो ट्राइबल में कैटेगराइज किया गया। वहाँ पर बिस्ट बिस्ट ही लिखते हैं, जोशी जोशी ही लिखते हैं, मेरे साथ कितने ही लोग हैं। और वहाँ पर जो भी अन्य जातियाँ हैं, चौहान हैं, वो अपनी जाति को यूं ही बरकरार रखते हुए पहचान को उन्होंने ट्राइबल में कैटेगराइज अपने को करवाने में वो सफल हुए। अब क्योंकि हम लोग मुट्ठी भर लोग थे, बाकी यहाँ पर देसी लोग थे, तो हमारे जो कैटेगरी जिस समय सरकार ने अध्ययन किया वो शायद इस चीज़ को भेद नहीं कर पाए, या जो भी परिस्थिति रही हो उसमें हमको थारू में कैटेगराइज किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिजर्वेशन ख़त्म हो, हमारे बच्चे आज भी इतना आगे नहीं बढ़ पाए हैं, सामाजिक आर्थिक स्थिति इतनी ऊंची नहीं उठी है, कोशिश ज़रूर हो रही है। जिन बच्चों को मौका मिला है, आपने ही इंटरव्यू छापा है प्रोफेसर ज्योति राणा जी, आपने ही इंटरव्यू छापा है कि लेफ्टिनेंट अंजलि राणा जी, तो ये जो हमारे जो बच्चे आगे बढ़े हैं, बहुत सारे बच्चे इंजीनियर्स हैं और डॉक्टर्स हैं। हाँ, तो ये जो मौका मिला है, सरकार ने जो मौका दिया है उसकी वजह से ये संभव हो पाया। वास्तव में रिजर्वेशन एक बहुत मूलभूत ज़रूरत है इस एरिया की। और क्योंकि अब ज़मीनें भी लोगों की ट्राइबल ज़मीन है जिस पे किसी को हम नहीं दे सकते हैं सरकार के नियमों के अनुसार, जो कोई और ख़रीद नहीं सकता, फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग जनसंख्या जो है 60-40 के अनुपात में आ गई है, आदर्श एंड राणा। तो ये जो मतलब संसाधन, आर्थिक संसाधन भी उनके छिन चुके हैं, तो ऐसे में आवश्यकता तो बहुत ज़्यादा है। बच्चों की पढ़ाई के लिए, पढ़ाई बहुत कॉस्टली हो गई है। बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं कहती हूँ गवर्नमेंट केवल पढ़ाई में ही रिजर्वेशन दे दे, बढ़िया स्कूलों में दाखिला दे करके ठीक शिक्षा का स्तर ऊंचा हो जाए। ठीक है, एक समय आएगा जब हम कहेंगे कि भाई हम रिजर्वेशन नहीं लेंगे, पर आज हमें ज़रूरत है। जो भी अगर हमारे अपने राणा समुदाय के लोग इस तरीके से सोच रहे हैं तो बिल्कुल निरापद रहें, निश्चिंत रहें कि मैं आरक्षण विरोधी नहीं हूँ, और न ही मैं ये कह रही हूँ कि गवर्नमेंट ने ये गलत किया है। तो हमारा जो अस्तित्व, हमारा जो मकसद है राणा न्यूज का, और हमारे जो वॉइस ऑफ महाराणा जो हमने एक चैनल बनाया, इन सब के माध्यम से हम केवल ये कहते हैं कि अपनी जड़ों को भाई भूल ना जाना। अगर अपनी पहचान मिटा दी तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। पहचान की ही लड़ाई होती है। पहचान की ही लड़ाई होती है। मैम, जब हम भेद की बात करते हैं, यहाँ पर जिस तरह से मैं तराई क्षेत्र की बात करूँ, खासकर जो नेपाल में विशेषकर, वहाँ पर राणा और थारू में एक तरह से अंतर सामने आता है, क्योंकि लोग जो है जो राणा हैं वास्तव में वो अपने नाम के पीछे सरनेम जो है राणा लगाते हैं, जबकि जो थारू हैं वो राणा कभी नहीं लगाते। बिल्कुल, ये भेद अब लोगों ने अभी इतिहास का अध्ययन नहीं किया है, इसलिए वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, दिग्भ्रमित हैं कि भाई हम लोग थारू हैं कि हम लोग राणा हैं, या नेपाली लोग फिर कैसे हैं, और दूसरे बिहार में लोग कैसे राणा लिखते हैं या थारू लिखते हैं, वो थारू ही लिखते हैं। मैं बताऊं, जितना भी तराई के बेल्ट में हमारा जो सो कॉल्ड थारू समुदाय फैला हुआ है वो वास्तव में थारू हैं, और उसमें से कुछ ही लोग जैसे हमारा जो आदान प्रदान था वो डोटी से था संबंध। यहाँ के लोग वहाँ बसते थे क्योंकि डोटी कभी कुमाऊँ के अधीन था, कुमाऊँ कभी डोटी के राजाओं के अधीन था। ये आप इतिहास पढ़ करके देखिए कि 1846 में ये ऐसा हुआ था। तो जब आदान प्रदान संस्कृति का हुआ, और हमारे कुछ सुदूर पश्चिम में जो नेपाल में है केवल वही राणा थारू होने का दावा करती, क्योंकि थारू में तो कैटेगराइज किया गया है, उन्होंने भी वहाँ शरण ली। और जो डंग प्रदेश है जो वहाँ नेपाल में, और जो उससे एडजॉइनिंग तराई है बिहार की, गोरखपुर की, और आपके लखीमपुर खीरी की, बहराइच की, यहाँ पर 80% जनसंख्या डंग, जिसको हम डंगौरा थारू कहते हैं, या उसको जो कोचिला थारू या जो भी कुछ लंपुचिया थारू, जो भी कुछ ये लोग इतिहासकारों ने बताया है। और ये सब इसीलिए है कि वो वहाँ पर उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, क्योंकि नेपाल में थारुओं की जनसंख्या ज़्यादा है। इसलिए जो राणा लोग आए उन्होंने उनके साथ में रहने से उनकी संस्कृति को काफ़ी हद तक अडॉप्ट किया। और जो केवल सुदूर पश्चिम के डोटी के इलाके के लोग हैं वही अपने आप को राणा थारू कहते हैं, क्योंकि थारू में वहाँ भी कैटेगराइज किया गया है, और वहाँ थारू को बिल्कुल अलग, राणा थारुओं को बिल्कुल अलग। हमारे यहाँ भी इत्तेफाक ये था कि एक बच्चे ने वीडियो बनाया था, सुमित थारू, तो उसने वीडियो बनाया, तो मैंने बोला कि भाई तुम राणा हो क्या? बच्चा स्टडी कर रहा है, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा उससे मिल करके। तो उसने बोला नहीं आंटी, हम राणा नहीं हैं, हम थारू हैं। तो मैंने बोला थारू कौन जाती हो? बोला हम डंगौरा थारू हैं। राणाओं के तो दुधवा नेशनल पार्क के आसपास में ही गांव हैं, वो हमसे अलग हैं, वो राणा थारू हैं, हम थारू हैं। जब
चीख चीख करके लोग, दो समुदाय के लोग अलग अलग कह रहे हैं कि हम अलग, हमारी पहचान अलग है। ठीक है, सामाजिक रूप से तो सब एक ही चेन में बंधे हुए हैं ना, चाहे आप किसी को भी ले लीजिए। क्या यहाँ पर पर्वतीय लोग हैं, क्या हमारा उनका सहयोग नहीं है? बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत घर में आना जाना है। और दूसरे लोग जो वैसे हैं, क्या उनसे संबंध नहीं है? क्या जो और सिख समुदाय से लोग हैं, क्या उनसे संबंध नहीं है? लेकिन सिख समुदाय कभी कहता है कि मैं पहाड़ी हूँ? क्या कभी वो कहता है सिख समुदाय कि मैं यहाँ पर दूसरा कोई और वर्ग से हूँ? तो जो उसकी पहचान है वो अपनी पहचान बनाए रखता है। इसका मतलब वर्ग विभेद करना तो नहीं होता है। इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि तुम अपने को सुपीरियर, दूसरे को इन्फीरियर समझ रहे हो। ऐसा नहीं है। हम केवल अपने मूल पहचान को ही उजागर करने के लिए प्रयासरत हैं, और इसीलिए मैं इतिहास का अध्ययन कर रही हूँ और ये चीज़ें बिल्कुल बाहर निकल कर के आ रही हैं। आज हमारे पोशाकों को आप ध्यान से देखें, हमारे रहन सहन को आप ध्यान से देखें। ये मैं आज 1 साल से कहने लगी हूँ। हालांकि ये चेतना मेरे मन में बचपन से थी, लेकिन ये जो भी कुछ डॉक्यूमेंटाइज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, अब उनको आप देख सकते हैं। वो क्या कहते हैं कि सलीकेदार घर बने, बड़े से आंगन बने, और बहुत इनका सफाई में कोई सानी नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें क्या चीज़ दर्शाती हैं? जेबर नक से सिर तक राजस्थान की तरह। और इसी तरीके से जो आप मैं कहती हूँ कि आप राजस्थान की प्रॉपर ड्रेस देख लीजिए। मैं जो महाराणा प्रताप पे सीरियल बना है उसको आप देख लीजिए, बिल्कुल ड्रेस बस राजसी ठाट बाट का अंतर है। और फिर उसमें तो पता नहीं उस समय भी क्या रहा होगा, महाराणा प्रताप खुद इस विलासिता के पक्ष में नहीं थे। तो जो भी कुछ हमारे लोगों ने यहाँ पर आकर के कभी ज़मीन पे कब्जा नहीं किया, पूरी कहना चाहिए कि पूरा आसमान था, पूरी ज़मीन थी यहाँ पर, लेकिन लोगों ने उतना ही लिया जितना की ज़रूरत थी। घेरा नहीं पूरे वनों को काट करके, सिर्फ उतने एरिया पे गुजारे लायक लोगों ने अपना गुजर बसर करने के लिए ही उस संसाधनों का दोहन किया, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया। रिजर्वेशन का जो आज लोग कह रहे हैं कि हमारा नेतृत्व तो ये कह रहा है कि भाई ये ऐसे असमंजस वाली बातें क्यों कर रहे हो, तुम राणा न्यूज़ क्यों बना रहे हो, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि वो सबसे पहले अपने नाम के आगे से राणा हटा दें, और नहीं तो राणा के बारे में खोज करें। मैम, दूसरा मेरा ये सवाल है, क्योंकि जो एक तरह से ये पहचान की जो हमारी लड़ाई है उसमें खासकर जब हम डॉक्यूमेंट में देखते हैं, खासकर जो सरकारी डॉक्यूमेंट हैं हमारे, तो कहीं ना कहीं जो हमारे जाति प्रमाण पत्र हैं या यूं कहें निवास प्रमाण पत्र है, तो उनमें कहीं ना कहीं वो शब्द जो थारू आता है उसको लेकर फिर वो आपकी एक तरह से वो पहचान बन जाता है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, राणा भी तो पहचान है रुस्तम जी। क्या जब भी कोई अच्छे ओहदे को वो करता है तो क्या उसको हम राणा नहीं कहते हैं, राणा साहब नहीं कहते हैं? लोग बाग प्रेम सिंह राणा जी को राणा जी कह के नहीं संबोधित करते, गोपाल सिंह राणा जी को राणा जी नहीं कह के संबोधित करते हैं। तो पहचान क्या है? पहचान वो है जिस नाम से बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी कोई पहचान होती है क्या? उसको हम नाम देते हैं, फिर उस नाम से वो प्रचलन में आता है, फिर वो लोगों के बीच में प्रसारित होता है, लोग उस नाम से उसको, उस पहचान से उसको जानते हैं। तो ये जो कैटेगराइजेशन हुआ ये कब हुआ? 1956 में। हालांकि लोग बोलते हैं 1967 में, लेकिन मेरे अपने डॉक्यूमेंट में 1956 लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र में। तो ये जो कैटेगराइज हुआ, मैंने कहा नहीं कि अध्ययन में कुछ कमी रह गई। लोगों ने एक ही लाठी से हाँका है। सब धान 22 रुपये पसेरी, बासमती का धान और IR8 का या इंद्रासन, सब धान 22 रुपये पसेरी। ऐसा होता है क्या? जब हर चीज़ में आपकी कैटेगरी है, तो हमारे यहाँ बिल्कुल कैटेगराइज था, बिल्कुल वर्ग विभेद था उस समय। और सरकार ने जब अध्ययन करके इस एरिया विशेष को पूर्ण थारू घोषित कर दिया, मैं इसका विरोध नहीं करती हूँ। भाई तराई से ये शब्द बना है, तो जो मूल नेटिव थे वो तारू से थारू बने, ये बहुत सारे लेखकों का कहना है, इतिहासकारों का कहना है, और बिल्कुल सही है। पहाड़ से पहाड़ी तो तराई से तारू। लेकिन बात यह है कि ये पहचान हमारी नहीं थी। मैं बार बार बोलती हूँ, ये पहचान हमारी नहीं थी। यहाँ पर जो मूल नेटिव थे उस समय, जो सदियों से रह रहे थे, उनकी ये पहचान थी, जिसकी उपकास्ट मैंने अभी गिनाई है ना। और हमारी पहचान राणा थी। तो जब हमको कोई सुविधा देनी थी, आरक्षण देना था, तो हमें थारू में इसको क्या कहना चाहिए कि कैटेगराइज किया गया। तो उस समय सरकार के जो भी प्रतिनिधि थे, क्योंकि हमारे बीच से कोई प्रतिनिधि नहीं था उस समय, आप ये भी जान लीजिए रुस्तम जी, हमारे लोग इतना ऊपर नहीं आ पाए थे कि राजनीतिक रूप से अपनी कोई सलाह परामर्श दे पाते। 1956 तक लोगों ने जस्ट पढ़ना शुरू किया था। वो एक पीढ़ी आई जो शिक्षित होकर के आई। तो
वो उस समय जब कैटेगराइज किया गया तो किसी ने ये नहीं कहा कि हमारी पहचान मत मिटाइए, हमें राणा के साथ में आप कैटेगराइज करिए, राणा आदि ट्राइब्स आप कर दीजिए, राणा अल्पसंख्यक कर दीजिए। और ये थोड़ा बहुत कहा भी गया था जब यहाँ पर स्टडी हो रही थी, पर क्योंकि वो बहुत इस तरीके से राजनीतिक ताकत नहीं थे या सामाजिक ताकत नहीं थे जो इस तरीके से अपनी बात को मजबूती से रख पाते। अब क्योंकि एक मैंने कहा नहीं, वो संबोधन चल पड़ा। अब संबोधन जब चल पड़ा, आरक्षण का जितना लाभ हुआ उसका, जो कहते हैं ना, आदमी को मैकाले ने कहा था कि इंडियंस को अगर इनको गुलाम बनाना है तो इनकी मानसिकता दूषित कर दो, इनको मानसिक रूप से कमज़ोर कर दो, इनको ऐसा नैरेटिव इनके बारे में बना दो कि ये सांप सपेरों का देश है, ये कुछ कर नहीं सकते। तो हमारे बारे में ये नैरेटिव बनाया गया, क्योंकि उस समय 18वीं शताब्दी में आप देखिए ना, 18वीं से 19वीं, जब तक हम आज़ाद नहीं हुए, ये भारत ग्रामीण क्षेत्र था, गांव का देश था। तो गांव में लगभग सब एक से रहते थे। जिन्होंने आगे कहना चाहिए कि अपना व्यवहार में परिवर्तन ले आए, जो थोड़ा बहुत चालाकी सीख गए अगर मैं ये कहूँ, तो वो लोग आगे बढ़ गए और उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू कर दी। हम लोग क्योंकि अभी तक ये बिल्कुल आप किसी भी, चाहे अंग्रेज लेखक हैं उनसे भी पूछ लीजिए, उनकी स्थिति इतिहास का अध्ययन कर लीजिए, उन्होंने क्या लिखा है कि बहुत ही सीधी सादी कौम थी। तो सीधी सादी हमें बनना पड़ा रणनीतिक तौर पे। मैंने कल भी कहा था कि गुलू मत करे, चुप रहे, मतलब अपनी बातों को बहुत ज़्यादा आप बताओ मत। अगर की में किसी को पूछा जाए अभी कि भाई तुमको इंडियन कहने से गोली मार दी जाएगी, तो क्या वो अपने आप को इंडियन कहेंगे? उस समय जान बचाएंगे कि भाई किसी तरीके से हाँ हम यहीं के हैं, हाँ हम ऐसे ही हैं करके बोलेंगे। लेकिन जब मौका आएगा वो अवश्य कहेंगे हम सीना तान के हम इंडियन हैं। तो इसी तरीके से हमारा रहा कि हमने उस समय अपनी पहचान इसी कारण छिपाई कि भाई एक तो अस्तित्व की रक्षा करना था, और दूसरे ये था कि आज जो लालच आ गया है वो रिजर्वेशन का है। ये रिजर्वेशन सरकार ने जो थोड़ा बहुत दे करके आगे बढ़ाया है, इसके प्रति लोगों का रुझान है, इसलिए लोग नहीं चाहते कि ये चीज़ें उजागर हों। लेकिन आगे बच्चों का भविष्य कितना बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज बच्चे जो भी पढ़े लिखे हैं, अब 1 to 1, आज से 10 साल पहले हमारे इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती थी। 1 to 1 जितने भी लोगों ने इंटरकास्ट मैरिज की है, कोई बहुत लव एंगल नहीं है उसमें। मैं बार बार बोलती हूँ इस चीज़ को, बिल्कुल नहीं है लव एंगल। उसमें सिर्फ सुपीरियोरिटी की भावना है कि मैं इस थारू पहचान से छुट्टी पाऊँ। तो हम नुकसान तो फिर भी कर रहे हैं, हमारा क्रीमी लेयर आगे जा रहा है। हमारे बचे हुए लोग जगह जगह जो खेतों में मजदूरी करते हैं, गोपाल सिंह राणा जी से पूछिए कि उनके समय में लोग इस तरीके से मजदूरी करते थे? केवल लोग एक दूसरे की सहायता करते थे, मजदूरी करने कोई नहीं जाता था। लेडीज़ तो बिल्कुल नहीं जाती थी। राणा प्रताप जी ने कहा था कि नौकरी नहीं करूँगा, चाकरी नहीं करूँगा। वो चीज़ हमारे जहन में थी और अभी तक थी, आज से 20 साल पहले तक। इसीलिए लोग बाग सरकारी नौकरी भी नहीं जाते थे। हालांकि वो निर्णय गलत था, पर नौकरी का मतलब यही था, गुलामी नहीं करूँगा, लड़की नहीं दूंगा। लड़की नहीं दी, हमने भी नहीं दी अपने से नीचे कास्ट को। तो ये चीज़ें थी, आज ये लोग भूल रहे हैं और ऊंचा नीचा बोलेंगे आप भेदभाव कर रहे हैं। नहीं, आज हमारे साथ लोग भेदभाव कर रहे हैं। आप देखिए ना, अभी जो माहौल था इलेक्शन का, इसमें आप वीडियो निकाल करके देख लीजिए हमारे बारे में क्या क्या कहा गया है। तो इस तरीके से आरक्षण से बढ़ावा मिलेगा हमें? हमारी पहचान मिटा करके हमारे बारे में गाली लोग दें और हम चुप रहें, तो इस तरीके से क्या पहचान मिलेगी? हम किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहते हैं, बट हम बिल्कुल मजबूती से कहना चाहते हैं कि ये हमारी पहचान है, और जो लोग हमें कमतर समझते हैं वो ये जान लें कि वी आर इक्वल टू देम। पुष्पा जी ने बहुत ही अच्छे से जो है यहाँ पर जो आरक्षण को लेकर एक लोगों के मन में जो असमंजस था उसको एक्सप्लेन किया, खासकर जो हमारी पहचान को बताते हुए। तो साथियों, ऐसे ही लगातार हम आपके सामने मुद्दे लेकर आते रहेंगे और इतिहास की वो कड़ियों को हम जोड़ते रहेंगे, और यही हमारा एक तरह से जो लक्ष्य है वो अपनी पहचान को एक ऐसे लेवल पर लेकर आना है जो अभी तक विस्मृत हो चुकी है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए आर न्यूज़।